Good morning, all of you. We are at the end of the third unit, laws of motion. Laws of motion we are doing, and we are just completed the unit, left with one topic that we are covering today. Name of the topic is dynamics of non-uniform motion. Non-uniform circular motion actually. Dynamics of non-uniform सर्कुलर मोशन. देखिए जितने भी टॉपिक्स हमने फ्रिक्शन से लेके किए हैं सारे ही आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. फ्रिक्शन हमने किया था, फ्रिक्शन के बाद हमने किया था, याद हो तो, डायनामिक्स ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन किया था. सेंट्रीपिटल फोर्स को एक्सप्लेन किया था, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को एक्सप्लेन किया था, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सप्लेन किया था. फिर उसके बाद हमने किया था, आपके पास एक टॉपिक आया था बेंडिंग वाला, बेंडिंग ऑन ए लेवल कर्व्ड रोड, वो भी आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक था. देन हमने डिस्कस किया था बैंकिंग ऑफ रोड्स, की रोड्स की हम बैंकिंग क्यों करते हैं. ये टॉपिक भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेंगे, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं. एंड इन द कंटिन्यूएशन वी आर डूइंग आवर लास्ट टॉपिक, ये है डायनेमिक्स ऑफ नॉन सर्कुलर मोशन. डायनेमिक्स ऑफ नॉन सर्कुलर मोशन को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं. देखिए आप सबने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो एक एक्सपेरिमेंट करते थे, एक बकेट को पानी से भरते थे, छोटी बकेट को, और उसको एक वर्टिकल सर्कल में रोटेट करते थे और देखते थे वो पानी जो है वो उस बकेट से बाहर नहीं आता था. बस उसी को आज हम स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज डायनेमिक्स ऑफ नॉन सर्कुलर मोशन. हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमने बकेट वाला मैंने एग्जांपल दिया, इन द सेम वे हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग लेंगे, एक स्ट्रिंग के एक एंड को हम अपने हैंड में होल्ड करेंगे और दूसरे स्ट्रिंग के दूसरे एंड पे हम क्या करेंगे, एक बॉडी जिसका कुछ मास है वो यहाँ पे टाई कर देंगे. ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस मास को वर्टिकल सर्कल में रोटेट करेंगे, एक लूप बना के ऐसे वाइलिंग करेंगे, जस्ट लाइक दिस. ऐसे ये वर्टिकल सर्कल रहेगा आपका, जस्ट लाइक दिस. देखिए ऐसे ऐसे हम इसको क्या करेंगे, ऐसे घुमाएंगे इसको. तो हमें बस यही स्टडी करना है, डायनेमिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग के एक एंड पे एक मास को क्या कर देंगे, टाई कर देंगे, और उस बॉडी को वर्टिकल सर्कल में क्या करेंगे, एक लूप बनाएंगे. लूप बनाते हुए उसको कंटिन्यूअसली रोटेट करवाएंगे वर्टिकल सर्कल के अंदर. तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे ये है मोशन इन वर्टिकल सर्कल, कि उस बॉडी का हम मोशन कराएंगे किसमें, वर्टिकल सर्कल के अंदर, जस्ट लाइक दिस. देखिए ऐसे. तो वर्टिकल बनाना हो, सर्कल बनाना हो तो हम कुछ ऐसे ही बनाएंगे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास 3D में तो फिगर बन नहीं सकता है, यहाँ पे हम 2D में ही हमारे पास फिगर बनेगा. तो हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं मोशन ऑफ ए बॉडी इन ए वर्टिकल सर्कल. ठीक है बेटा, तो ये हम स्टडी करेंगे. हम इसको बहुत अच्छे से स्टडी करना है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट तो नहीं कह सकते हैं. आप मुझे एट द एंड बता देना आपको कॉम्प्लिकेटेड लगा या नहीं लगा. हमने क्या किया है, एन मास की एक बॉडी ली है, एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जिसको हमने टाई किया है एट द वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग. ये देखिए, ये आपके पास स्ट्रिंग है और ये आपने उसको टाई कर दिया है, जस्ट लाइक दिस. ठीक है, ऐसे. सपोज आपकी बॉडी यहाँ पे है, इस पोजीशन पे, तो ये जो है इन दोनों पोजीशंस को हम ज्वाइन कर देते हैं एक लाइन से. क्लियर है बेटा. ये अब देखिए, ये उस मास की क्या है, ये अगर हम ये वर्टिकल सर्कल के अंदर उस बॉडी का मूवमेंट होना है, मतलब वो बॉडी फिर यहाँ जाएगी, ऐसे रोटेट करेगी इस वर्टिकल सर्कल के अंदर. तो ये उस बॉडी की रोटेशन के अंदर या मोशन के अंदर वर्टिकल सर्कल के अंदर ये उसकी लोवेस्ट पोजीशन होगी बेटा. और वो बॉडी जिसका मास m है, जिसको आपने स्ट्रिंग के वन एंड से टाई कर रखा है और उसको ऐसे मोशन करा रहे हो वर्टिकल सर्कल के अंदर, जस्ट लाइक दिस. तो ये उस बॉडी के मोशन की ये कौन सी पोजीशन होगी, हाईएस्ट पोजीशन होगी.
तो ये बॉडी को हम रोटेट कर रहे हैं जस्ट लाइक दिस, देखिए ऐसे, ठीक है, वर्टिकल सर्कल के अंदर। तो एम मास की बॉडी को वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग पे टाई कर दिया है, ठीक है, और हम इसको वाइलिंग कर रहे हैं एक वर्टिकल सर्कल के अंदर। अब देखिए बेटा, मान लेते हैं ये देखिए सेंटर ऑफ द वर्टिकल सर्कल है, किसी एक पॉइंट पे जो आपकी बॉडी है उसकी पोजीशन ये है, दिस इज द, let at any time the body is not at lowest position but at this position, इस पोजीशन को हम नाम दे देते हैं क्या है, ये पॉइंट कहाँ पे है, पी पॉइंट पे आपकी बॉडी है, क्लियर। अब जब बॉडी पी पॉइंट पे है तो इस बॉडी का मास भी है कितना, m, और इसके ऊपर ग्रेविटी का फोर्स भी लग रहा है। तो इस टाइम पे जब आपकी बॉडी इज एट p एंड इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद दिस पोजीशन, मतलब जब वो नॉर्मल पोजीशन में होगी या फिर लोवेस्ट पॉइंट पे होगी, उस पोजीशन से जब वो इस पॉइंट पी पे है तो कितना एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है, क्लियर है। तो इस टाइम पे इस बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं, तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, इस बॉडी के ऊपर कौन कौन से फोर्स लगेंगे, कोई बताएगा अभी। एक तो इसके वेट की वजह से फोर्स लगेगा, यस, तो जो वेट की वजह से फोर्स लगेगा वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में देखिए, क्योंकि इसका मास है m और इसके ऊपर ग्रेविटी का इफेक्ट भी लग रहा है, सो m इंटू जी, ये होगा। अब बेटा देखिए, जब आप एक स्ट्रिंग से, ये आपने एक स्ट्रिंग पकड़ रखी है, इस स्ट्रिंग से जब आप एक मास अटैच करोगे तो ये जो स्ट्रिंग है इसके अंदर टेंशन नहीं क्रिएट होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, जो बॉडी के वेट की वजह से फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, ये होगा mg, और वेट की वजह से ये जो स्ट्रिंग है ये पूरी टाइटन हो जाएगी, इसके अंदर कोई भी ऐसा स्लैकनेस नहीं होगी, बिल्कुल स्ट्रेट होगी, तो मतलब टेंशन का फोर्स लगेगा वो कौन से डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये क्लियर है। तो वेट की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड है। और बेटा जो टेंशन का फोर्स है, अगर मैं इसको O मान लूं, सेंटर ऑफ द वर्टिकल सर्कल, तो टेंशन होगी टूवर्ड्स PO, मतलब सेंटर की तरफ, ठीक है, तो ये होगा टेंशन का फोर्स, ये चीज क्लियर हुई। अब देखिए हम इस mg को क्या करेंगे, दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, ठीक है। देखिए दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो mg का जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, दूसरा है टेंशन का फोर्स जो कि कौन सी डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में है, अलोंग PO। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम। अब हम क्या करने वाले हैं, इस mg को दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे, और वो दो कंपोनेंट्स कौन से होंगे, एक तो होगा mg cos थीटा और दूसरा होगा mg sin थीटा, क्लियर बेटा। अब हमें ये देखना है कि mg cos थीटा की डायरेक्शन क्या होगी और mg sin थीटा की डायरेक्शन क्या होगी। तो देखिए जो mg cos थीटा है वो जस्ट इस डायरेक्शन में होगा जो कि t के इक्वल ऑपोजिट होगा, तो ये होगा mg cos थीटा, क्योंकि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है ये भी कितना है, थीटा। तो देखिए ये जो mg sin थीटा और mg cos थीटा दोनों ही कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर mg cos थीटा इज इन दिस डायरेक्शन तो mg sin थीटा होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, जस्ट लाइक दिस अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कल, ये देखिए टेंजेंट ही तो हो गया सर्कल के, तो ये होगा आपके पास, इसको मैं रब कर रही हूँ, ये देखिए ये डायरेक्शन होगी किसकी, एन जी साइन थीटा, ठीक है बेटा। और देखिए आप किसी भी पॉइंट पे अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करते हो, सपोज ये आपने इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दिस टेंजेंट विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द दिस मास, यहाँ पे अगर आप एक टेंजेंट करोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी। तो ये हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, तो दिस टेंजेंट ये वाला, यहाँ पे ये जो टेंजेंट आपने ड्रॉ किया है ये वाला, देखिए इसको थोड़ा सा रब करना पड़ेगा,
ये आपके पास सर्कल है, ये आपके पास वर्टिकल सर्कल का सेंटर है, यहाँ पे आपकी बॉडी है एट पॉइंट पी, यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहे हैं वो एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसकी वेट की वजह से mg, ये टेंशन का फोर्स है दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर। इस mg को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया, दिस इज mg cos थीटा, दिस एंगल इज आल्सो थीटा एंड ये एंगल भी कौन सा है, थीटा है। ये लोएस्ट पोजीशन है, ये हाईएस्ट पोजीशन है। अब देखिए दूसरा कंपोनेंट इज mg sin थीटा, और ये हमने इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया दैट विल गिव यू द वेलोसिटी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ये सारे फोर्सेस थे, mg को हमने रिजोल्व कर लिया है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलें बेटा, कोई दिक्कत किसी को? नहीं? ओके, अब देखो जब आपके पास आपकी बॉडी पॉइंट पी पे है, पी पोजीशन पे है, तो उस टाइम पे इस बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो क्या होगा? तो नेट फोर्स होगा टुवर्ड्स द सेंटर, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मोशन कैसा है, सर्कुलर मोशन है, वर्टिकल सर्कल के अंदर ये मूव कर रहा है। तो वर्टिकल सर्कल के अंदर मूव कर रहा है, तो सर्कुलर मोशन के लिए हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। तो इसके लिए सर्कुलर मोशन में मूव कराने के लिए इस बॉडी को, इसको चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो क्या होगा देखिए, नेट फोर्स होगा ऑन द बॉडी व्हेन इट इज एट पॉइंट पी, तो वो किसके अलोंग होगा, अलोंग ओपी, पीओ के अलोंग होगा नेट फोर्स। तो पीओ के अलोंग नेट फोर्स कितना होगा देखिए, mg cos थीटा तो कौन सी डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और t अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो नेट फोर्स सेंटर की तरफ है, इसका मतलब ये है कि सेंटर की तरफ जो फोर्स है वो ज्यादा है, तो नेट फोर्स जो होगा वो कितना होगा, t माइनस mg cos थीटा। और ये जो नेट फोर्स है बेटा टुवर्ड्स द सेंटर, यही किसके इक्वल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल होगा। और सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होता है, mv स्क्वायर बाय r, मतलब मास ऑफ द बॉडी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है वो डिवाइडेड बाय जो इस वर्टिकल सर्कल का जो रेडियस है वो। तो ये है आपके पास, दिस इज द नेट फोर्स ऑन द बॉडी एट p, जो कि इक्वल होगा किसके, टेंशन का जो फोर्स है वो माइनस mg cos थीटा, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू द mv स्क्वायर बाय r। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम कि कैसे हो गया ये? नो? आगे चले। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बोल रही हूँ, अगर कोई डाउट आपको लगता है तो प्लीज पूछ ले, क्योंकि अगर गलती से ये एग्जाम में आया और फिर आप नहीं कर पाए तो फिर प्रॉब्लम होगी आपके लिए। t माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। यहाँ से आप टेंशन निकाल सकते हो, टेंशन कितना होगा, ये mg cos थीटा को आप राइट हैंड साइड ले जाइए एंड इट वुड बिकम mv स्क्वायर बाय r प्लस mg cos थीटा। ये स्टेप क्लियर है कि ये क्या है, जब आपने एक m मास की बॉडी को एक स्ट्रिंग से टाई किया एक एंड से, और उसको वर्टिकल सर्कल के अंदर उसका मोशन कराया, तो उस केस में ये m मास की बॉडी जो आपने टाई की है उसकी वजह से इस स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन क्रिएट होगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, वो टेंशन कितना होगा, वो इतना होगा। अब हमें ये देखना है कि बेटा ये टेंशन मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। तो ये टेंशन मिनिमम कब हो सकता है, टेंशन विल बी मिनिमम, क्योंकि टेंशन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए टेंशन थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो बिकॉज टेंशन डिपेंड्स ऑन थीटा, तो जब थीटा मिनिमम होगा तभी टेंशन मिनिमम होगा। और थीटा की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, मतलब कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, तो कोस थीटा की वैल्यू मिनिमम हो सकती है -1। और ये -1 कोस थीटा की वैल्यू -1 कब होगी, जब थीटा हमारे पास कितना होगा, 180 डिग्री। ये चीज सबको समझ आई? अब हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि टेंशन मिनिमम कब होगा और मैक्सिमम कब होगा। तो मिनिमम कब होगा, जब कोस थीटा मिनिमम होगा, और कोस थीटा मिनिमम कितना होता है, -1। और ये कब होता है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 180 डिग्री हो। क्लियर, सबको समझ आया? अब ये थीटा 180 डिग्री कब होगा, यहाँ पे देखिए, जब आपका पार्टिकल यहाँ P पे ना होके यहाँ पे हो, इस पोजीशन पे, तो थीटा कितना होगा, 0। जब ये
इस लोवेस्ट पोजीशन से हाईएस्ट पोजीशन पे चला जाए यहाँ पे, तो उस केस में थीटा आपका यही तो होगा, और ये कितना होगा 180 डिग्री। मतलब जब टेंशन इस स्प्रिंग के अंदर मिनिमम होगी, उस टाइम पे आपका जो मास है, ऑब्जेक्ट है, वो कहाँ पे होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे होगा। ये चीज सबको समझ आई कि टेंशन मिनिमम होने के लिए कोस थीटा को क्या होना पड़ेगा, मिनिमम, और कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1। तो मतलब -1 अगर वैल्यू कोस थीटा की मिनिमम वैल्यू है, तो कोस थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 180 डिग्री, और थीटा की वैल्यू 180 डिग्री। इसका मतलब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो लोवेस्ट पोजीशन पे ना पहुंच के कहाँ पे होगा, हाईएस्ट पोजीशन पे। इसका मोशन कहाँ पे है, इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी, 180 डिग्री जब थीटा होगा, तो उस टाइम पे आपका जो ऑब्जेक्ट है दैट इज एट द हाईएस्ट पोजीशन। ये सबको समझ आया? किसी को कोई डाउट है तो पूछ ले प्लीज। नो, क्लियर? चले अब देखें तो जब आपके पास टी मिनिमम होगा, हम यहां से लिखेंगे टी विल बी मिनिमम। टेंशन मिनिमम कब होगा, व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू -1, और इसका मतलब क्या है, थीटा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो उस टाइम पे जो बॉडी है वो कहाँ पे है, बॉडी इज एट हाईएस्ट पॉइंट, और हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये एच है। तो हाईएस्ट पॉइंट एच। किसी को कोई डाउट हो तो बोल दे। यहां से मैं ये लिख सकती हूँ कि इस हाईएस्ट पॉइंट एच के ऊपर जो टेंशन होगी वो मिनिमम होगी, और मैं ये भी लिख सकती हूँ कि इस टाइम पे जो टेंशन मिनिमम है वो कौन से पॉइंट पे है, हाईएस्ट पॉइंट पे है, दैट मींस एच, और यहाँ पे कितनी है, मिनिमम टेंशन है। उसको आप क्या लिख सकते हो, देखिए यहाँ से उसको आप क्या लिख सकते हो, ये आप लिखोगे mv² ओवर आर, और ये mg cos 180 करोगे तो cos 180 कितना हो जाएगा, -1, और यहाँ से mg क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये बन जाएगा आपके पास mg। ये चीज सबको समझ आई कि व्हेन मिनिमम टेंशन होगी उस टाइम पे थीटा कितना होगा, 180 डिग्री, और बॉडी कहाँ पे होगी, हाईएस्ट पोजीशन पे। तो आप ये बोल सकते हो कि टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पे क्या होगी, मिनिमम, एंड कितनी होगी, mv²/r माइनस mg। ये सबको समझ आ गया? कोई ऐसा तो नहीं जिसको ना समझ आया हो? ओके, अब देखो ये टेंशन बेटा, जो मिनिमम टेंशन है वो कितनी होनी चाहिए, उसकी वैल्यू ये है, और ये जो मिनिमम टेंशन है आपके पास वो हमेशा और हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, कि जो मिनिमम टेंशन है वो या तो 0 हो या 0 के इक्वल हो, लेकिन ये मिनिमम टेंशन लेस देन 0 नहीं होनी चाहिए। लेस देन 0 होगी तो क्या होगी, आपकी जो बॉडी है वो फोल्ड कर जाएगी सेंटर के ऊपर, क्योंकि ये जो स्प्रिंग है वो टाइट नहीं होगी, टाइटन नहीं होगी, इसके अंदर स्लैकनेस आ जाएगी। स्लैकनेस मतलब ऐसे ये लचीलापन आ जाएगा इसके अंदर, और बॉडी जो है यहाँ पे वर्टिकल सर्कल में ना रह के फोल्ड हो जाएगी सेंटर के ऊपर। तो जो टी मिनिमम है या टी एट हाईएस्ट पॉइंट, टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट should not be less than 0, but yes it can be greater than equal to 0। तो अगर टेंशन हाईएस्ट पोजीशन पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो कैन आई राइट ये वैल्यू भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तो आई कैन राइट this value T minimum is equal to TH is greater than equal to 0, therefore ये value mv²/r माइनस mg वो भी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा 0 के। अब देखिए बेटा ये जो v है वेलोसिटी, क्या मैं इसको vh लिख सकती हूँ, वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट? कोई दिक्कत किसी को? इसको हम v को vh लिख सकते हैं, वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट। अब देखिए अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो mg को अगर हम राइट हैंड साइड ले जाएं तो ये क्या बन जाएगा, सिंपली mvh²/r इज ग्रेटर देन इक्वल टू mg। कोई डाउट किसी को? यहाँ से n से n क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एंड v एट हाईएस्ट पॉइंट दैट मीन्स वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज
ये देखिए r यहाँ पे शिफ्ट कर जाएगा और ये ग्रेटर देन इक्वल होगी किसके, r इंटू जी के। और v एट हाईएस्ट पॉइंट क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल होगी किसके, रूट जी आर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं हमने कैसे किया। तो मतलब यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट जब लोगे, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी है ये हम लिखेंगे, यहाँ पे वी एच है ग्रेटर देन इक्वल टू जी आर। कोई डाउट हो तो बता दे। यस, कोई प्रॉब्लम किसी को, निशांत, सुमित, एकता, पूनम, ओके। अब देखिए ये तो हमने निकाल ली कि वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी होगी। अब हमें क्या निकालना है कि जो मिनिमम वेलोसिटी है, टेंशन मिनिमम है तो वेलोसिटी भी क्या होगी, मिनिमम होगी, और वो कितनी होगी, दैट इज इक्वल टू द रूट जी आर। ये ठीक है। अब हम क्या करेंगे, मैं इस पूरे को रब कर दूं, कोई जरूरत नहीं है इसकी, ये हमने निकाल लिया है कि वेलोसिटी एट हाईएस्ट पॉइंट इज मिनिमम कितनी हो सकती है, इक्वल टू रूट जी आर हो सकती है। अब देखिए अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जितनी एल पे है उतनी ही कितनी होगी, एच पे होगी। तो अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं तो टोटल एनर्जी जितनी एल पे है उतनी एनर्जी होगी एच के ऊपर। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एल इज इक्वल टू द टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट एच। मतलब जितनी लोवेस्ट पॉइंट पे है उतनी ही एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए लोवेस्ट पॉइंट पे एनर्जी होगी वो कितनी होगी, वो होगी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी। अब देखिए v जो है वो लोवेस्ट पॉइंट पे, कैन आई राइट वी एल, वी एट लोवेस्ट पॉइंट। अब देखिए टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट ये कितनी होगी, हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस, ये तो हो गई काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे एच पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी होगी वो सम होगा किसका, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, जीरो, क्योंकि आपको पता है ये लोवेस्ट पॉइंट है तो ऑब्जेक्ट का मोशन है नहीं, ये लोवेस्ट पॉइंट पे ही है, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होगी, जीरो। लेकिन यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जो ऑब्जेक्ट की हाइट है वो कितनी है, देखिए ये आर है और ये आर है, तो ये आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, एम इंटू जी इंटू एच होता है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी एम जी इंटू आर प्लस आर, टू आर। मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ टू एम जी आर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, हम क्या कर रहे हैं, देखो अब क्या होगा, यहाँ से एम एम और एम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए ये आपके पास होगा 1/2 वी एल। अब देखिए बेटा इसको जब हमने मिनिमम टेंशन को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रखा, वी एच को भी ग्रेटर देन इक्वल टू रखा इस जी आर के, तो ये जो वी एल है ये भी ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, 1/2। ये देखिए इस वी एच की वैल्यू हम यहाँ से उठा के रख सकते हैं, वो कितनी है, रूट जी आर, और ये कितनी हो जाएगी आपके पास जी इंटू आर, और ये आपके पास कितना होगा, टू जी आर। क्लियर है। यहाँ से ये सारी चीजें आप सोल्व करोगे तो आपके पास देखिए क्या होगा, वी एल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, 5 GR के। फिर से देख लीजिए, इसको पूरे को सोल्व करोगे तो देखिए ये हाफ GR है और ये 2 GR है, सोल्व करोगे सम करोगे तो ये आपके पास VL जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा 5 GR के। किसी को कोई दिक्कत, देखिए ये आपके पास एलसीएम लोगे, ये यहाँ से 5GR/2 हो जाएगा और ये भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, VL इज ग्रेटर देन 5GR। किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ से VL की वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू रूट 5GR। कोई दिक्कत, तो मतलब लोवेस्ट पॉइंट पे हमें वेलोसिटी मिल गई है VL
और वो कितनी है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5GR। किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई भी दिक्कत, कहीं पे कुछ ना समझ आया हो बता दे। देखिए एक एक पॉइंट आपको क्लियर करते हुए चलना पड़ेगा, अदरवाइज ये टॉपिक समझ नहीं आएगा। तो देखिए VH हमारे पास कितना था, यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि VH ये था और टेंशन आपकी कितनी थी, ग्रेटर देन 0 थी। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि T एट हाईएस्ट पोजीशन आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 था। ये चीज क्लियर है। अभी हमने देखो हाईएस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी भी निकाल ली और टेंशन भी निकाल ली कि वेलोसिटी तो ऑलमोस्ट इक्वल है किसके, √5GR के, और टेंशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब लोवेस्ट पोजीशन पे हमने वेलोसिटी निकाल ली, लेकिन अभी हमें क्या निकालनी है, TL निकालनी है एट दिस पोजीशन कितनी होगी, तो वो भी निकालते हैं। इसमें किसी को कोई दिक्कत, रब कर दूं। अब देखो, अब हम देखेंगे कि जो टेंशन है वो मैक्सिमम कब होगी। टेंशन मिनिमम कब थी, जब थीटा कितना था, 180 डिग्री। अब टेंशन मैक्सिमम कब हो सकती है, टेंशन मैक्सिमम तब होगी जब कोस थीटा मैक्सिमम होगा। और कोस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और 1 कब होगा थीटा, जब आपके पास थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। और थीटा 0 कब हो सकता है, जब ये आपका जो बॉडी है वो कहाँ पे हो, लोवेस्ट पोजीशन पे। फिर से समझिए, अब हम फाइंड आउट करेंगे सेकेंड पॉइंट। ये देखिए, जब एक तो हमने फाइंड आउट किया था T विल बी मिनिमम, मिनिमम कब होगी। अब हम फाइंड आउट करेंगे व्हेन T विल बी मैक्सिमम, कि T मैक्सिमम कब होगा, कब होगा। देखिए यहाँ से T जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा था, हमने एक इक्वेशन लिखी थी ना, T इज इक्वल टू mv²/r प्लस mg cos थीटा, ये लिखा था। तो टेंशन किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैक्सिमम अगर टेंशन को होना है तो इस cos थीटा को भी मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो फॉर द मैक्सिमम टेंशन cos थीटा को भी मैक्सिमम होना है, cos थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। और मैक्सिमम cos थीटा कितना होता है, +1। और वो कितने डिग्री पे होता है, वो होता है 0 डिग्री पे, समझ गए। और 0 डिग्री कब हो सकती है, ये आपका ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी पोजीशन 0 डिग्री कब होगा, यहाँ पे होगा जब वो L पोजीशन पे होगा, लोवेस्ट पोजीशन पे होगा। ये चीज क्लियर है। तो टेंशन जो है वो मिनिमम कब होगी, एट लोवेस्ट पॉइंट L। ये सबको समझ आया, किसी को कोई डाउट हो, यस, कोई प्रॉब्लम, किसी को कुछ ना समझ आया हो कहीं से। श्वेता, कार्तिक, क्लियर है ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है। चले आगे। ओके बेटा, देखिए लोवेस्ट पोजीशन पे टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों, क्योंकि थीटा क्या है, 0 डिग्री है। थीटा कोस थीटा मैक्सिमम कितना होता है, +1, और उसके लिए थीटा कितना होगा, 0। तो 0 डिग्री पे टेंशन क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब देखते हैं जब 0 होगा तो ये इक्वेशन हमारी कैसे चेंज हो जाएगी, T इज इक्वल टू mv²/r प्लस, देखिए यहाँ पे कोस 0 करोगे तो 1 हो जाएगा और ये सिंपली हमारे पास आ जाएगा mg। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जो वेलोसिटी है उसको हम क्या लिखेंगे, VL लिखेंगे, ठीक है। और VL की वैल्यू हमें पता है कितनी है, √5GR। तो यहाँ से आपके पास ये जो टेंशन है इस टाइम पे मैक्सिमम टेंशन है, तो मैं इसको लिख सकती हूँ T मैक्सिमम। और ये T मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे है, लोवेस्ट पॉइंट पे है, तो ये मैं लिख सकती हूँ। यहाँ से आपके पास क्या हो जाएगा, T मैक्सिमम इज इक्वल टू द M, देखिए ये T मैक्सिमम इज इक्वल टू TL, और ये भी बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इसको हम लिखेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू ये M VL², VL ये है तो VL² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5GR डिवाइडेड बाय R प्लस ये हो जाएगा mg। तो देखिए R से R आपके पास क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये देखिए आपके पास T मैक्सिमम इज इक्वल टू T एट लोवेस्ट, और ये ग्रेटर देन इक्वल है 5mg प्लस mg, ये हो गया 6mg। कोई दिक्कत। तो यहाँ से हमने टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट भी निकाल लिया है, किसके इक्वल है, ग्रेटर देन इक्वल है किसके,
6mg के। कोई दिक्कत यहाँ पे? देखिए हाईएस्ट और लोवेस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की जो मोशन की वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन जो होगी वो मिनिमम होगी, वो कितनी होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। ऐसे ही लोवेस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वर्टिकल मोशन के अंदर वो ग्रेटर देन इक्वल टू होगी किसके, √5gr के, और टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट होगी वो मैक्सिमम होगी और कितनी होगी, 6mg होगी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बेटा? सबको क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके अब देखो हमें एक पोजीशन पे और टेंशन और वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, वो कौन सी, ये इस m पोजीशन पे, ये था आपका h, ये था l और ये पॉइंट है m। तो इस m पॉइंट पे भी हम वेलोसिटी कितनी होगी और टेंशन कितनी होगी वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो ये अब मैं बाकी सब रब कर देती हूँ। तो देखिए जब आपकी बॉडी L पोजीशन से M पोजीशन पे गई है तो उस टाइम पे अगेन हम क्या लगाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे कि जितनी एनर्जी while the body is moving in vertical circle and it has changed its position from L to M, मतलब लोवेस्ट पोजीशन से M पोजीशन पे गई है यहाँ तक, मतलब ये अब हम ये वाला डिस्टेंस देखेंगे, ये सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये कितना है, r है। इस पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होगी दैट इज गिवन बाय द ड्रॉइंग ए टेंजेंट एट दिस पॉइंट, तो ये होगी वेलोसिटी। ठीक है, तो ये वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। ठीक है ना बेटा, यहाँ पे हमने देख ली वेलोसिटी कितनी है, vh है। इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वो कितनी थी बेटा, vl थी। इस पॉइंट पे वेलोसिटी है वो हमें फाइंड आउट करनी है, और ये फालतू की चीजें मैं इरेज कर देती हूँ। तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम क्या कहेंगे, vm बोलेंगे। दिस इज vm की वैल्यू निकालनी है, और इस पॉइंट पे tm की वैल्यू हमें निकालनी है कितनी होगी। तो देखिए एनर्जी कंजर्वेशन वाला प्रिंसिपल लगाएंगे कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट m वो इक्वल होगी किसके, टोटल मैकेनिकल एनर्जी एट l। ये चीज क्लियर है? तो लोवेस्ट पॉइंट पे जो एनर्जी होगी वो तो काइनेटिक एनर्जी होगी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी, हाफ m, और यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, vl का स्क्वायर। ये चीज क्लियर? टोटल मैकेनिकल एनर्जी m पे कितनी होगी, देखिए यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए इसने कितना डिस्टेंस, कितनी हाइट पे है ये बोल सकते हैं, इस पोजीशन पे है। तो ये देखिए हाफ m vm स्क्वायर तो होगा, काइनेटिक एनर्जी होगी, प्लस इसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, और ये लोवेस्ट पोजीशन पे नहीं है, लोवेस्ट पोजीशन से r हाइट के ऊपर है, तो ये हम इसको लिख सकते हैं mg, h की जगह क्या r। ये चीज क्लियर बेटा? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो देखिए यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें तो vm निकालना है। क्लियर? तो vm को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाएंगे। तो vm को सब्जेक्ट ऑफ फॉर्मूला बनाने के लिए क्या करेंगे, हाफ m vm स्क्वायर, और ये जो mgr है इसको राइट हैंड साइड शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हाफ m vl का स्क्वायर माइनस mgr। क्लियर? देखिए अगेन m कैंसिल हो जाएगा, इसमें से ब्रैकेट में से m कॉमन लेके यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो आप। तो देखो अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास VL की वैल्यू है, VL की वैल्यू कितनी है, √5gr, और ये हमारे पास VL का स्क्वायर है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, हाफ और इसका स्क्वायर करोगे तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 5gr, ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास बन गया 5gr। क्लियर? अब देखो माइनस कितना होगा, gr, और ये किसके इक्वल है, हाफ vm स्क्वायर के इक्वल है। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास होगा 2, इधर एलसीएम लोगे तो 5 माइनस 2 ये होगा 3/2 gr। क्लियर? और ये आपके पास होगा 1/2 vm स्क्वायर। ये क्लियर है? तो देखिए ये भी आपके पास क्या रहेगा बेटा, ग्रेटर देन चलेगा, सारे ही ग्रेटर देन थे तो ये भी ग्रेटर देन रहेगा।
और यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और Vm स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3gr। क्लियर। और आपके पास जो Vm होगा वो ग्रेटर देन इक्वल होगा किसके, √3gr के। क्लियर है। तो हमने Vm निकाल लिया है, Vm इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3gr। कोई डाउट यहाँ से? अब देखिए हम क्या करेंगे, हमें अब क्या निकालना है, Tm निकालना है। तो अगेन अगर हमें Tm निकालना है तो वही टेंशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, T इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कोस थीटा। देखो हमें निकालना है, टेंशन के लिए फॉर्मूला था हमारे पास mv स्क्वायर बाय r प्लस mg कोस थीटा, यही है। तो अब देखो हम इसके लिए क्या करेंगे, जब आपका ऑब्जेक्ट जो है, बॉडी है, वो m पे होगी, यहाँ पे देखिए इस पोजीशन पे है, तो यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, इस पोजीशन पे है तो एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। मतलब थीटा यहाँ पे कितना है, 90 है। ठीक है। इस पे आपके पास थीटा 90 है तो कोस 90 कितना हो जाएगा, कोस 90 आपके पास 0 हो जाएगा। तो कोस 90 आपके पास 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आपके पास t की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास, ये तो सिंपली आप क्या करें, Tm की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं mv स्क्वायर बाई r, और ये कितना हो गया, 0। अब इस टाइम पे जो आपकी वेलोसिटी होगी, यहाँ पे देखिए इसको हम लिखेंगे टेंशन एट पॉइंट n, और ये हम लिखेंगे nv, यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, vm लिखेंगे। और vm आपने देखा है कितना है, दिस इज m इंटू vm की वैल्यू कितनी है, दिस इज 3gr एंड डिवाइडेड बाय r। क्लियर है। तो ये r से r कैंसिल हो गया, तो मतलब tm आपका ग्रेटर देन इक्वल आ गया किसके, 3mg के। तो ये हमने tm भी निकाल लिया, ये ग्रेटर देन इक्वल है किसके, 3mg के। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ ले, किसी को भी कोई भी डाउट हो इस डेरिवेशन में। हमने क्या किया, हमने 3 पॉइंट्स लिए, लोवेस्ट पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट और ये मिडिल पॉइंट। ठीक है। इन तीनों पॉइंट्स पे क्या क्या हमने निकाला है, टेंशन कितनी है और वेलोसिटी कितनी होगी। तो इस पॉइंट पे, हाईएस्ट पॉइंट पे देखिए टेंशन तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है और वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू √gr। फिर लोवेस्ट पॉइंट पे आए, लोवेस्ट पॉइंट पे टेंशन आपकी होगी वो मैक्सिमम होगी और कितनी होगी, 6 mg के इक्वल होगी। वेलोसिटी होगी वो भी मैक्सिमम होगी एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू √5gr। इस पॉइंट पे, मीडियम वाले पॉइंट पे, m पॉइंट पे, यहाँ पे वेलोसिटी को vm से लिखेंगे, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू √3gr, और जो टेंशन है उसको tm से लिखेंगे एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3mg। तो आपके पास ये था डायनामिक्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें आप आपकी बॉडी की 3 पोजीशंस के ऊपर उसकी वेलोसिटी और टेंशन क्या होगी वो बताओगे, पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट एंड दिस मिडिल पॉइंट m। इन तीनों पॉइंट्स के ऊपर वेलोसिटी और टेंशन, वेलोसिटी क्या होगी ऑब्जेक्ट की और इस स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा, उन तीनों की वैल्यूज को डिफाइन करोगे। ये आपके पास फुल फ्लैश 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से क्रिएट होता है। आपने कल रोटेशनल मोशन, हाँ बेटा कल रोटेशनल मोशन की सारी वीडियोस भेज दी थी। इस टॉपिक में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर नहीं है तो आगे चलते हैं। अब ये यूनिट आपकी यहाँ पे खत्म हो गई है एंड इसके बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे कुछ, और न्यूमेरिकल्स क्या होंगे देखिए। कोई डाउट नहीं है इस टॉपिक में, आगे चलूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये कर लोगे बेटा। देखिए निशांत, बात ये है, मैं समझ सकती हूँ कि एक दिन में इतनी ज्यादा वीडियोस हैं, कैसे देखें, लेकिन आपने लेक्चर तो देखा ही है ना, सारे लेक्चर्स आप ले ही रहे हो, यूनिट आपने की है, तो ये तो रिवीजन है। तो रिवीजन के टाइम पे तो 1-2 दिन में आप रिवीजन कर लीजिए उसका। सारी वीडियोस एक साथ इसलिए भेज दी है क्योंकि नए बच्चे हैं वो कंफ्यूज ना हो, तो उनके लिए मैंने पूरी प्लेलिस्ट क्रिएट की थी जो सेंड कर दी है। जैसे आपके ग्रुप में श्वेता है, ये कार्तिक है, और भी नए बच्चे होंगे, मुस्कान है एक लड़की, तो उनको प्रॉब्लम ना हो इसलिए सारी वीडियोस एक साथ सेंड कर दी है 6 यूनिट की। अब आप देखते रहिए, जब तक आपके पास एग्जाम नहीं होते हैं रिवीजन करते रहिए आप उनका।
ठीक है, ओके। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स। अब देखिए, मैं न्यूमेरिकल्स की कंप्लीट स्टेटमेंट आई एम नॉट गोइंग टू राइट, आई एम जस्ट रीड आउट द स्टेटमेंट। ये है कि आपको मैग्नीट्यूड बताना है। मैग्नीट्यूड मतलब स्ट्रेंथ क्या है, वैल्यू क्या है। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स, नेट फोर्स की डायरेक्शन बतानी है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी बताना है। किसके ऊपर? ऑन। फर्स्ट आपको बताना है एक रेन ड्रॉप है एंड दिस रेन ड्रॉप इज फॉलिंग डाउन, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल कर रहा है, ठीक है, विद ए कांस्टेंट स्पीड, विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो बताएं कि इस रेन ड्रॉप पे, ये एक रेन ड्रॉप है, इट इज फॉलिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद ए कांस्टेंट स्पीड। तो इस केस में इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, जल्दी बताएं। यस, एनीबॉडी? नेट फोर्स ऑन ए रेन ड्रॉप फॉलिंग डाउनवर्ड। ये श्वेता, ये सुमित, संगीता, निशांत, एकता, पूनम। नेट फोर्स ऑन ए रेन ड्रॉप, क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे आपके पास। एमजी होगा, देख लो निशांत, इसके वेट की वजह से जो फोर्स लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एमजी होगा, लेकिन अपवर्ड डायरेक्शन में भी एक फोर्स लगेगा और जो इसकी वेलोसिटी है वो कांस्टेंट वेलोसिटी है। मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी बोल सकते हैं क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है कंटिन्यूअसली और स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कितना क्रिएट हो रहा है, 0। तो नेट फोर्स कितना होगा, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, कितना हुआ, 0। नेट फोर्स कितना होगा यहाँ पे, F इज इक्वल टू एम इंटू ए, ठीक है। मास है, एक्सेलरेशन कितना होगा, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। तो वेलोसिटी के अंदर तो चेंज हो ही नहीं रहा है बेटा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, स्पीड चेंज हो रही है, तो एक्सेलरेशन हो गया 0। तो नेट फोर्स किसके इक्वल होगा, एम इंटू ए के इक्वल होगा। तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0। कोई डाउट किसी को? ओके, ऐसा ही एक केस है आपके पास कि एक कॉर्क है ऑफ मास 10 ग्राम फ्लोटिंग ऑन वाटर। 10 ग्राम का एक कॉर्क है जिसका मास 10 ग्राम है और वो वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो कॉर्क है वाटर के ऊपर फ्लोट कर रहा है, उसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। तो देखिए, सपोज ये कॉर्क है, ये वाटर की सरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है, तो इसके वेट की वजह से m इंटू जी, मास दे रखा है, ग्रेविटी का फोर्स लगेगा, तो m इंटू जी मतलब इसका वेट की वजह से जो फोर्स होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। और जो पानी है इसके ऊपर वो अप थ्रस्ट लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, मतलब पानी का रिएक्शन होगा। और ये क्या है कि जो वो फ्लोट कर रहा है, ठीक है, और जो दोनों फोर्सेस हैं, ये वेट की वजह से और जो पानी का जो अप थ्रस्ट है, ठीक है, मतलब ये पानी की रिएक्शन हो गई और ये इसका वेट हो गया, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। तो नेट फोर्स अगेन कितना हो गया, 0। कोई डाउट किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन है ऐसा ही, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, क्योंकि आप खुद देख लीजिए, आप लोगों ने पूरी यूनिट कर ली है, देन ऑल्सो यू आर नॉट एबल टू आंसर द क्वेश्चंस। तो प्लीज डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दिस कैन बी आस्क्ड इन 1 मार्क, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत ज्यादा डीप स्टडी कर लेते हैं लेकिन नॉर्मल चीजें हम मिस कर देते हैं और वहीं पे प्रॉब्लम आती है। इसी में, इसी से रिलेटेड आपके पास थर्ड क्वेश्चन है, एक काइट है, एक काइट skillfully held stationary in the sky, stationary in the sky, कि एक काइट है वो स्काई के अंदर क्या है, स्टेशनरी है। तो बताइए इस काइट के ऊपर नेट फोर्स कितना होगा। According to the first law, a body is in rest, it will remain in rest
ए बॉडी इन मोशन इट विल रिमेन इन मोशन। अगर ये स्टेशनरी है तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लग ही नहीं रहा है, तभी तो वो स्टेशनरी है। तो यहाँ से भी नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार है, ठीक है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी 30 किलोमीटर पर आवर से क्या कर रही है, एक रफ रोड के ऊपर मूव कर रही है। अब बात समझे, ए कार इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, जैसे ही मैंने ये वर्ड कांस्टेंट वेलोसिटी लगा दिया दैट मींस एक्सेलरेशन क्या हो गई, 0, और नेट फोर्स कितना हो गया, 0। याद रखें, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां पे भी कांस्टेंट वेलोसिटी आपको दे दिया जाए या कांस्टेंट स्पीड दे दी जाए और एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर मोशन बता दिया जाए, वहां पे समझ लेना कि नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में एक हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझे। ए हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन in space far from all gravitational objects, far from all gravitational objects मतलब जो भी ग्रेविटेशनल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे मास है, अर्थ है, मून है, उन सब के ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या है, वो दूर है, ठीक है, स्पेस के अंदर। एंड फ्री ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, उसके ऊपर ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना कोई मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। तो बताइए इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। देखिए इसके ऊपर ना ग्रेविटेशनल फील्ड लग रहा है, ना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, ना मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, तो इसका मतलब जो नेट फोर्स है वो कितना है, 0 है इसके अंदर। ये चीजें क्लियर हैं? ओके बेटा, आज इतना ही करेंगे। कल की क्लास में अगेन हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे एनसीईआरटी के, क्योंकि ये जो न्यूमेरिकल्स है वो सफिशिएंट नहीं है, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन था आपके न्यूमेरिकल्स का। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल continue the NCERT numericals of this